अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जानेंगे आज कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऐसा कहा कि परिभाषा बदलकर मुसलमानों की कैसे हो सकती है 104 साल की यूनिवर्सिटी यानी कि अलीगढ़ एएमयू यूनिवर्सिटी। तो क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, हम बताएंगे आपको। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू एक अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है या नहीं, दशकों से लटके इस सवाल का जवाब जल्द मिलने की उम्मीद आपको हो जानी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की संविधान पीठ लगातार 3 दिनों से सुनवाई कर रही है। 1967 में 5 जजों की बेंच ने एएमयू को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी मानने से इनकार कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी को तो न तो मुस्लिमों ने बनाया और न ही इसे चलाने की वाली काउंसिल में बहुमत में थे। यानी कि ये सारी चीज़ उसमें कही गई है कि ये केवल मुसलमानों की यूनिवर्सिटी नहीं है। किन्होंने कहा? 5 जजों की बेंच ने। ठीक है। 14 साल बाद 1981 में केंद्र सरकार ने एएमयू एक्ट में संशोधन करके यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल कर दिया। इसके बाद 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसले में एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को दोबारा खत्म कर दिया। इसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इस पर 7 जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। अल्पसंख्यक दर्जे की पूरी विवादित कहानी हम आपको बता रहे हैं। क्या है पूरी कहानी, पहले हम इसमें जान लेते हैं कि संविधान पीठ में कौन कौन से लोग शामिल हैं। सबसे बड़ा नाम हमारे जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ हैं, जस्टिस संजीव खन्ना है, जस्टिस सूर्यकांत है, जस्टिस जेबी पारदीवाला हैं, जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं, जस्टिस मनोज मिश्रा हैं, जस्टिस सतीश चंद्र मिश्रा हैं। एएमयू की तरफ से वकील कौन है? तो आपको पता है कि कपिल सिब्बल एक बहुत बड़े वकील हैं, साथ ही साथ राजीव धवन। ये दोनों लोग एएमयू की तरफ से यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पक्ष रख रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार की ओर से सीधे अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी हैं। ठीक है, तो सीधा भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकट रमणी। तो अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है? भारत सरकार का पक्ष रखना। इसी तरह से राज्यों में भी सरकार के अपने वकील होते हैं। दूसरे हैं सरकार की ओर से वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, यानी कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल दोनों लोग यहाँ पर केस लड़ रहे हैं सरकार की तरफ से। क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक संस्थान है? तो इस मामले में जुड़ी सभी याचिकाओं पर 9 जनवरी 2024 से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार चल रही है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 30(1) में कहा गया है कि भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक लोगों को अपने पसंद की शैक्षणिक संस्थान बनाने और उसे चलाने का अधिकार होता है। इस कानून के आधार पर कई संस्थानों ने अल्पसंख्यक दर्जे का दावा किया है। 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार वर्सेस मदर प्रोविंशियल केस में कहा कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय का कोई शख्स अल्पसंख्यकों के हितों के में शिक्षण संस्थान शुरू करता है तो उसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिलेगा। राज्य शैक्षिक संस्थाओं को सहायता देते समय भेदभाव नहीं करेगा। इस तरह के संस्थानों में अल्पसंख्यकों की भाषा संस्कृति की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किया जाता है। इसके साथ ही एडमिशन में अल्पसंख्यकों के लिए निश्चित सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं। भारत सरकार ने 2004 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम कानून बनाकर इन संस्थानों के लिए गाइडलाइन बनाई। इस कानून की धारा 2G के मुताबिक वो संस्थान जिसे किसी अल्पसंख्यक ने बनाया हो और उसे चला रहा हो, इस तरह के संस्थान अल्पसंख्यक के लिए दावा कर सकते हैं। अब मामला यहाँ अटका कि अल्पसंख्यक समुदाय है कौन? तो अल्पसंख्यक उन्हें कहा जाता है जो बहुसंख्यकों से नीचे होते हैं। यानी कि भाषाई या धार्मिक आधार पर कोई समुदाय एक राज्य में अल्पसंख्यक है जबकि दूसरे राज्य में बहुसंख्यक हो सकता है। ऐसे में ये फैसला कौन कैसे करेगा कि वास्तव में अल्पसंख्यक है कौन? 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में इस समस्या का भी समाधान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक का दर्जा किसी समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि राज्य स्तर पर तय होना चाहिए या तय होगा। 1817 में दिल्ली के सादात यानी कि सैयद खानदान में सर सैयद अहमद खान का जन्म हुआ था। 24 साल की उम्र में सैयद अहमद मैनपुरी में उप न्यायाधीश बन गए। इस समय ही उन्हें मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से शिक्षण संस्थान की ज़रूरत महसूस हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शुरू करने से पहले सर सैयद अहमद खान ने मई 1872 में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फंड कमेटी बनाया।
इस कमेटी ने 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत की। इस बीच अलीगढ़ में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग तेज हो गई, जिसके बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1920 में ब्रिटिश सरकार की मदद से कमेटी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट बनाकर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए जाने के बाद पहले से बनी सभी कमेटियों को भंग कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से एक नई कमेटी बनी। इसी कमेटी को सभी अधिकार और संपत्ति सौंपी गई। एबीवीपी और दूसरे दक्षिणपंथी संगठनों का कहना है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 1929 में 3.04 एकड़ जमीन दान की थी। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक बड़ा नाम है। इनके बारे में भी हम पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं कि इन्होंने किस प्रकार से भारत के लिए, आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था। उसकी चर्चा कभी और हम करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। तो जो ये एबीवीपी और दूसरे दक्षिणपंथी संगठनों का कहना है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 1929 में 3.04 एकड़ जमीन दान की थी। ऐसे में इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक सिर्फ सर अहमद खान को नहीं बल्कि हिंदू राजा महेंद्र प्रताप सिंह भी होंगे। तो ये मामला निकल के सामने आया। साल 1951 से बात करते हैं। गैर मुस्लिमों के लिए भी खुले दरवाजे एएमयू एक्ट 1920 के सेक्शन 8 और 9 को खत्म कर दिया गया। इसके तहत मुस्लिम छात्रों को अनिवार्य धार्मिक शिक्षा देने वाली बात खत्म कर दी गई। साथ ही अब किसी भी जाति, लिंग, धर्म के लोगों की एंट्री के लिए यूनिवर्सिटी का दरवाज़ा खोल दिया गया। फिर साल आता है 1965 का। सरकार के अधीन लिया गया एएमयू एक्ट 1920 के सेक्शन 23 में बदलाव किया गया। इसके जरिए यूनिवर्सिटी कोर्ट की सर्वोच्च शक्ति को घटाकर बाकी यूनिवर्सिटी की तरह ही इसके लिए एक बॉडी बना दी गई। यूनिवर्सिटी को उस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंदर ले लिया गया। बात 1967 की करें तो सुप्रीम कोर्ट ने छीना अल्पसंख्यक का दर्जा। कैसे हुआ ये मामला? तो 1967 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे का मामला सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच के सामने पहुंचता है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तर्क दिया कि सर सैयद अहमद खान ने इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने इसे बनाने के लिए चंदा करके धन जुटाया था, यानी कि लोगों से धन मांग कर इसको बनवाया था। एक अल्पसंख्यक के प्रयासों से अल्पसंख्यकों के फायदे के लिए यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी, इसलिए इसे अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सर अहमद खान और उनकी कमेटी ब्रिटिश सरकार के पास गई। सरकार ने कानून बनाकर इस यूनिवर्सिटी को मान्यता दी और उसे शुरू किया। यही वजह है कि इस यूनिवर्सिटी को न तो मुस्लिमों ने बनाया है और न ही इसे चलाया है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना उस समय भारत सरकार ने किया था, इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। अब बात करते हैं 1981 में। साल 1981 का समय था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 13 साल बाद 1981 में केंद्र सरकार ने एएमयू एक्ट के सेक्शन 2(1) में बदलाव किया। इस यूनिवर्सिटी को मुस्लिमों का पसंदीदा संस्थान बताकर इसके अल्पसंख्यक दर्जे को बहाल किया गया। कानून में इसकी व्याख्या की गई है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत हुई। बाद में इसे चलाने वाली कमेटी ने ही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को शुरू करने की योजना तैयार की। इस कमेटी को सर अहमद खान ने किया था। वो एक अल्पसंख्यक थे, इसलिए यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। साथ ही कानून की धारा 5(2)(c) में जोड़ा गया कि ये यूनिवर्सिटी भारत के अल्पसंख्यक मुस्लिमों को शैक्षिक और सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ा रहा है, इसलिए अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने का आधार मजबूत है। हम जो कानून की धाराएं बता रहे हैं, जैसे हमने अभी बताया कि कानून की धारा 5(2)(c) में जोड़ा गया है, तो ये सारे स्क्रीनशॉट हमने वीडियो के अंदर लगाया हुआ है, तो आप ये समझ जाएंगे। उसको थोड़ा आप वीडियो को रोक के जो चित्र चल रहे हैं तो उसमें आप धाराओं को देख लीजिए, जिससे आपको धारा समझने में आसानी हो जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। साल 2005 की बात है। ये मामला कोर्ट पहुंचा। इस बार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। इन छात्रों की 2 मांगें थीं। पहली, अल्पसंख्यक दर्जे के तहत यूनिवर्सिटी मुस्लिम छात्रों को 75% आरक्षण देना बंद करे। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए 75% सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी थी, यानी कि रिजर्व कर दी थी, जबकि सामान्य वर्ग के लिए सिर्फ 25% सीटें ही रखी गई थी। दूसरी पार्टी जो थी, मुस्लिम छात्रों के लिए एडमिशन टेस्ट यूनिवर्सिटी लेती थी, जबकि 25% सामान्य वर्ग की सीटों के लिए एडमिशन टेस्ट AIIMS करवाती थी। इसको थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा
कि जो बात दूसरी कही गई छात्रों के द्वारा, जो उनकी मांगे थी, उसमें कहा गया कि जो मुसलमान छात्र हैं उनका जब एडमिशन होता है तो उसका जो टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी ही ले लेती है, यानी कि पक्षपात होता होगा। और जबकि सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं उनका जो टेस्ट होता है वो AIIMS करवाती थी। यही वजह है कि यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट में भी भेदभाव करने के आरोप छात्रों ने यूनिवर्सिटी पर लगाया था। और ये एक सरासर आपको देखने को मिल रहा है कि जब यूनिवर्सिटी अपने आप को मुस्लिम यूनिवर्सिटी मान रही है और मुसलमानों के छात्र के एडमिशन के लिए जब टेस्ट करवा रहे हैं तो वहाँ पे धांधली होना तय है, क्योंकि वो पूरी सीटें फुल कर लेंगे और इसमें पैसों का हेरफेर भी हो सकता है, ऐसा छात्रों द्वारा आरोप लगाया गया। 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1981 में केंद्र सरकार के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर किए गए संविधान संशोधन को अमान्य करार दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक फैसले को गलत तरीके से बदलने की कोशिश की है। 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद से भी अभी तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं प्राप्त है। यानी कि जब 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1981 में केंद्र सरकार के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर जो संविधान में संशोधन किया गया था उसको खारिज कर दिया, अमान्य कर दिया, और वो अब तक लागू है। इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी कि जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज का पूर्व नाम इलाहाबाद ही था, जिसको योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बदलकर प्रयागराज कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट को यहाँ पे अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से ही हम संबोधित करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई और हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करने की मांग की गई। 2016 में केंद्र सरकार ने याचिका वापस ले ली। केंद्र का तर्क था कि ये यूनिवर्सिटी में लागू SC, ST, OBC, EWS के लिए आरक्षण के खिलाफ है। बाकी याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। अब साल 2024 में क्या हो रहा है इसकी अगर हम बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने कहा कि मेरे मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या माइनॉरिटी क्या है और अल्पसंख्यक संस्था का स्टेटस कैसे मिलता है। इस पर CGI YS चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 30 का अर्थ है आप संस्थान स्थापित करें और उसका प्रशासन करें। राजीव धवन ने उनके बाद कहा कि शुरुआत से ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चरित्र अल्पसंख्यक यानी खासकर मुस्लिम प्रधान रहा है। उसके स्थापना से लेकर शिक्षा के पाठ्यक्रम और प्रशासन और कुलपति के साथ साथ फैकल्टी में भी मुस्लिमों का ही योगदान या बाहुल्य रहा है, इसलिए इसे अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने राजीव धवन से पूछा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक्ट के मुताबिक गवर्निंग काउंसिल के 180 में से 37 सदस्य मुस्लिम होना जरूरी है। ऐसे में गैर मुस्लिम काउंसिल वाली इस यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक एजुकेशन इंस्टीट्यूट मानना कितना सही है। जवाब में राजीव धवन ने कहा कि AMU की स्थापना अल्पसंख्यक समुदाय ने की थी। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की सेवा करना था। अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा पाने के लिए काउंसिल में 100% अल्पसंख्यकों के नियंत्रण की जरूरत नहीं थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र की ओर से जवाब दायर कर कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय महत्व का संस्थान था और है, इसलिए किसी एक समुदाय या अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता। केंद्र ने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने तब इस संस्थान की शुरुआत की थी। इस संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा देकर यहाँ SC, ST, OBC, EWS समुदाय को मिलने वाले रिजर्वेशन से नहीं रोका जाना चाहिए। तो ये रही अब तक की पूरी कहानी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की निकल के आ रही है। और भी जो लेटेस्ट अपडेट होंगे, अगर कोई बड़ा अपडेट होगा तो उसको हम शामिल करेंगे वीडियो के माध्यम से, और कोई छोटा अपडेट होगा तो उसको हम कम्युनिटी में आपको पोस्ट करके बता देंगे या शॉर्ट के माध्यम से आप तक ये चीज़ें पहुंचा देंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसकी है अभी तक की जो कहानी थी वो आपको पता चल चुकी है। तो चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को बताइए और आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये यूनिवर्सिटी क्या सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की है या इस पर भारत के अन्य धर्म समुदाय के लोगों का भी हिस्सा होना चाहिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।